दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो यार, आप सभी का चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? मेरे साथ ये भेदभाव क्यों? अरे यार, मैं भी तो अच्छे वीडियोस बनाता हूँ और आप देखते भी हो, तो सब्सक्राइब कर लो ना भाई, कर लो। कल सन्नी देओल की फिल्म जाट रिलीज है और इस फिल्म के एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, लेकिन एडवांस बुकिंग बहुत ही ज्यादा कमजोर है। आज वेडनेसडे को 4 बजे तक सिर्फ 60,000 टिकट्स बिके हैं सभी थिएटर्स पर, सिंगल स्क्रीन, मल्टीप्लेक्स सब मिलाकर। और क्योंकि इस फिल्म के टिकट की प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई है, जो नॉर्मल प्राइस है उसी पर इस फिल्म को दिखाया जा रहा है, तो जो टिकट्स अब तक बिके हैं उनका अमाउंट होता है सिर्फ 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए का मतलब यह है कि यह बहुत ही कमजोर एडवांस बुकिंग है। आगे इस फिल्म के एडवांस बुकिंग के लिए सिर्फ 4 से 5 घंटे ही बाकी रह गए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग 1 लाख टिकट से ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी हाल में। और अगर एडवांस में सिर्फ 1 लाख टिकट्स ही बिकते हैं तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि डे 1 का बिजनेस ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 करोड़ रुपए हो सकता है। अगर रिपोर्ट बहुत अच्छी आई और शाम में कल को फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, तब कहीं जाकर 8 से 10 करोड़ रुपए का बिजनेस हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि 10 करोड़ से ज्यादा का पहले दिन का बिजनेस नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि वीकेंड बिजनेस 40 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। और इसका मतलब यह हुआ कि लाइफ टाइम बिजनेस 60-70 करोड़ से ज्यादा का नहीं हो सकता। मैं आपको यह बता दूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, यह फिल्म बहुत ही महंगी है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ सन्नी देओल ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपए लिए हैं। इस फिल्म को उन्हीं निर्माताओं ने प्रोड्यूस किया है जिन्होंने पुष्पा को प्रोड्यूस किया है, और निर्माताओं को यह उम्मीद है कि यह फिल्म कम से कम 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। अगर यह फिल्म 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है तो जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो रिकवर हो सकता है, लेकिन अगर फिल्म 100 करोड़ से नीचे का बिजनेस करती है तो फिर यह फिल्म फ्लॉप मानी जाएगी। बुढ़ाऊ की फिल्म भगंदर संडे को रिलीज हुई थी, तो सैटरडे तक 1 वीक हुआ, संडे 8वां दिन हुआ और मंडे 9वां दिन हुआ। 90वें दिन पर यह फिल्म पूरी तरह खत्म हो गई। 90वें दिन पर इस फिल्म ने बिजनेस किया सिर्फ 1 करोड़ रुपए का। तो अगर 90वें दिन इस फिल्म ने 1 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहले दिन का बिजनेस दिया गया था वो कितना बढ़ा चढ़ा कर दिया गया था। जो सेकंड डे और थर्ड डे का बिजनेस था वो भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिया गया था। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म 60 से 70 करोड़ रुपए का ही लाइफ टाइम बिजनेस रियल कर सकेगी, और यह मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं। यह फिल्म इतनी बड़ी फ्लॉप है, इतनी बड़ी फ्लॉप है कि यह सलमान की पिछले 15 साल में सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। अगर यह कहा जाए कि बॉलीवुड के इतिहास की गिनी चुनी फ्लॉप फिल्मों में से यह एक है तो गलत नहीं होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक मलयालम फिल्म का जिक्र किया था जो गुजरात के दंगों पर बनाई गई है। उस वीडियो को देखकर आप में से बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि मैं तो हिंदू मुस्लिम कर रहा हूं। मैं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं कभी करता हूं। अरे भाई, मैंने तो आपको सिर्फ यह बताया कि उस फिल्म में क्या दिखाया गया है जो सरकार को पसंद नहीं आया। अगर निर्माता वो सब ना दिखाता जो सरकार को पसंद नहीं आया, वो दिखाता जो सरकार को पसंद आता, तो उसके लिए अच्छा होता। मैंने सिर्फ इतनी ही बात कही थी। और जैसे ही मैं अपने किसी वीडियो में हिंदू शब्द बोलता हूं, वैसे ही बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो हिंदू मुस्लिम करता हूं, मैं तो हिंदुओं से नफरत करता हूं। अरे भाई साहब, एक छोटी छोटी बात पर आप लोग ऐसा मान लेते हो कि मैं तो हिंदुओं से नफरत करता हूं। ये कौन सी बात हुई? अरे भाई, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये सही है, ये गलत है, वो किसी हिंदू ने किया हो या किसी मुस्लिम ने किया हो, तो इसमें गलत क्या है? सच्चाई सुनने में प्रॉब्लम क्या है? मेरे ख्याल में आपको इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि जो सच्चाई है वो सुन लेनी चाहिए, वो भले ही हिंदू ने की हो, भले ही मुसलमान ने की हो। कुछ सालों पहले मुंबई के एक होटल के रेस्टोरेंट में सैफ अली खान का किसी से झगड़ा हो गया था, मारपीट हो गई थी। तब से वो केस चला आ रहा है। इसी तरह से एक बार गोविंदा ने शूटिंग के दौरान एक लड़के को थप्पड़ मार दिया था। गोविंदा का वो केस भी कम से कम 10-15 साल तक चला। और आप सभी जानते हैं कि आम जनता में मारपीट होती ही रहती है। कोई भी किसी को मारता रहता है, पीटता रहता है, कोई केस नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो एक्चुअली सेलिब्रिटी बनने के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। आप सोचिए कि गोविंदा ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, 15 साल तक उस बेचारे ने उस केस को झेला। और सैफ अली खान ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया था, आज 15 साल से उस केस को झेल रहा है। जब वो घटना हुई तो मलाइका अरोरा भी सैफ अली खान और करीना के साथ थी। यही वजह है कि अदालत बार बार मलाइका को बुला रही है कि भाई आप आइए और अपना बयान
दीजिए, लेकिन मलाइका कोर्ट में जा ही नहीं रही है। यही वजह है कि अब अदालत ने मलाइका के खिलाफ वारंट निकाल दिया है। ये वारंट कोई ऐसा सीरियस वारंट नहीं है कि भाई मलाइका को अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। ये सिर्फ इसलिए है कि उसको अदालत में जाना पड़ेगा, अपना स्टेटमेंट देना पड़ेगा, दैट्स इट। कुछ दिनों पहले कुणाल कामरा ने एक राजनेता को लेकर कुछ कह दिया था, तब से लेकर आज तक कुणाल कामरा न्यूज में है। कुछ ना कुछ कुणाल के बारे में आता ही रहता है। और आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस वाले ऐसे कंट्रोवर्शियल लोगों को ढूंढते फिरते रहते हैं बिग बॉस में लाने के लिए। तो बिग बॉस वालों ने कुणाल कामरा को कांटेक्ट किया और उससे कहा कि भाई साहब इस साल आप बिग बॉस में आ जाइए। लेकिन कुणाल का जवाब बहुत ही कमाल का था। कुणाल ने कहा कि भाई साहब मैं बिग बॉस के घर में जाने से बेहतर है कि पागल खाने में भर्ती हो जाऊंगा। मैं एक ऐसे शो में जाने से बेहतर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा जिसको एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी होस्ट करता हो। अब यह बयान देकर कुणाल कामरा ने कौन से एक्टर को टारगेट किया है ये तो आप जानते ही हैं। उस एक्टर की कुणाल कामरा कई बार कॉमेडी भी कर चुका है। उस एक्टर की बहुत कह के ले चुका है अपने कॉमेडी वीडियोस में। और इसमें छुपाने वाली बात क्या है, कुणाल कामरा बुढ़ऊ के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बुढ़ऊ की औकात नहीं है कि कुणाल कामरा पर कोई केस कर सके। बुढ़ऊ की औकात नहीं है कि कुणाल कामरा को कुछ कह सके। क्यों? जो मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, वो हिंदू है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। ना ही पुलिस कोई फेक केस बनाएगी उसके खिलाफ, ना ही कोई राजनेता उसके खिलाफ खड़ा होगा। अगर कोई मुस्लिम होता तो हां फिर बुढ़ऊ फैल जाता, फिर बुढ़ऊ उसकी ऐसी की तैसी कर देता। और कुणाल ने जो कहा है वो बिल्कुल 100% सच कहा है। आप सोचिए, हर साल बिग बॉस में 24-25 लोग आते हैं और वो 3 महीने तक उस घर में रहकर एक दूसरे की मां बहन करते हैं और अपनी भी मां बहन कराते हैं। और बाहर की दुनिया में उन लोगों का इतना नाम खराब हो जाता है कि जो देखने वाले हैं वो उनको उल्लू का पट्टा समझते हैं, एक नंबर के घटिया इंसान समझने लगते हैं। यही वजह है कि जब वो घर से बाहर आते हैं तो उसके बाद उनको कोई काम मिलता नहीं है, क्योंकि सब कोई उनको बहुत ही घटिया इंसान समझने लगता है। जाहिर सी बात है, घटिया इंसान को काम कोई क्यों देगा। और जो उस बिग बॉस से 4-5 लोग फेमस होते हैं वो 6-7-8 महीने के लिए फेमस रहते हैं। तब तक अगला बिग बॉस चालू हो जाता है, लोग उनको फॉलो करने लगते हैं, पुराने लोगों को भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी बिग बॉस में जाता है वो अपनी रिपुटेशन खराब कराने के लिए जाता है, अपनी इज्जत की मां बहन कराने के लिए जाता है, वो दुनिया की नजर में एक घटिया इंसान बनने के लिए वहां जाता है। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि भाई साहब बिग बॉस में भूल कर भी मत जाइए। मार्वल स्टूडियो की एक नई इंग्लिश फिल्म रिलीज होने वाली है 1 मई को, जिसका नाम है थंडरबोल्ट। इस फिल्म की इंटरनेट पर ट्रेंडिंग बहुत ही बढ़िया है और जो भी हिंदी फिल्म इसके साथ रिलीज होगी उसका फ्लॉप होना तय है, क्योंकि यह फिल्म बहुत ही कमाल की ओपनिंग लेने वाली है। फिल्म भगंदर के रिलीज होने से पहले बताया जा रहा था कि एटली बुढ़ऊ के साथ एक फिल्म करने वाला है, और मैं पहले ही कह रहा था कि अगर फिल्म भगंदर चलेगी तो एटली इसके साथ फिल्म करेगा, और अगर फ्लॉप हो गई तो एटली इसके साथ फिल्म नहीं करेगा। वही हुआ, भगंदर सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। जाहिर सी बात है, एटली ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और भाग लिया। वो भूल गया कि कौन बुढ़ऊ है, बात ही खत्म। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एटली ने नहीं किया है, बल्कि आगे कोई भी अच्छा डायरेक्टर उसके साथ काम ही नहीं करेगा। उसको बेचारे को सीडी ग्रेड डायरेक्टर के साथ ही काम करना पड़ेगा, और वो सीडी ग्रेड डायरेक्टर्स कैसी फिल्में बनाएंगे ये तो आप जानते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बुढ़ऊ का कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है, बुढ़ऊ की वापसी अब नहीं हो सकती, कोई चांस नहीं है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि एटली बुढ़ऊ के पास से भागकर कहां गया? एटली सीधा गया पैन इंडिया सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के पास। कल अल्लू अर्जुन का बर्थडे था और उसी पर अनाउंस हुआ कि एटली की अगली फिल्म होगी अल्लू अर्जुन के साथ। और ये तो आप सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 के बाद अल्लू अर्जुन इतना बड़ा सुपरस्टार हो गया है, ऑल ओवर इंडिया उसकी फिल्म देखी जाती है, वो रियल पैन इंडिया सुपरस्टार है आज की तारीख में। यानी कि ये फिल्म जब भी रिलीज होगी हिंदी में 50 करोड़ से कम की ओपनिंग नहीं लेगी, हिंदी में 500 करोड़ से कम का बिजनेस नहीं करेगी। बात खत्म। फिल्म के शुरू होने से पहले ही फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है भाई साहब। तेलुगु में एक और एक्टर है जिसका नाम है रामचूरन। ये अल्लू अर्जुन का कजिन है और अल्लू से बहुत ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि भाई ये अल्लू से बड़ा सुपरस्टार है, जबकि ये अल्लू के 10% भी बेचारा नहीं है। तो इसकी भी एक नई फिल्म का ऐलान हुआ है जिसका नाम है पेड्डी, और फिल्म का ये नाम बिल्कुल 100% करेक्ट है, क्योंकि ये वाकई ही पिड्डी एक्टर है।
ये वाकई ही पिड्डी सुपरस्टार है। इसकी फिल्म भी पिड्डी ही होती है और ये इंसान भी पिड्डी ही है। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है बुच्ची बाबू सना और इस फिल्म की हीरोइन है जानवी कपूर। वही जानवी कपूर जो महापनौती है, जिस फिल्म में आ जाती है उसका सुपर डुपर डिजास्टर होना तय हो जाता है। यह फिल्म अगले साल 2026 में रिलीज होगी, लेकिन जब इस रामचरण ने अपनी फिल्म पिड्डी का ऐलान किया उसमें लिखा कि ये ग्लोबल सुपरस्टार है। आप अंदाजा लगाइए, इसको अपने आप को ग्लोबल सुपरस्टार कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। अरे भाई साहब, तू ग्लोबल सुपरस्टार नहीं है, तू छपरी सुपरस्टार है। तू वो छपरी सुपरस्टार है जिसकी फिल्म तेलुगु दर्शक भी नहीं देखते, हिंदी दर्शकों की तो बात ही छोड़ दीजिए और वर्ल्ड वाइड दर्शकों की तो बिल्कुल बात ही छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो तो जानते भी नहीं है कि तू है कौन। बॉलीवुड में एक एक्टर है इमरान छपरी। पिछले 15 साल में जो भी इसकी फिल्म रिलीज हुई है वो सुपर डुपर डिजास्टर रही है। मतलब उसको कुत्ता भी देखने नहीं गया, उसको इसके स्टाफ मेंबर भी देखने नहीं गए, बाकी की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन ये छपरी अपने आप को सुपरस्टार से कम नहीं समझता और समझे भी क्यों। कोई ना कोई प्रोड्यूसर इसके पास जाता ही रहता है, जितने भी फ्लॉप एक्टर्स हैं उनके पास कोई ना कोई जाता ही रहता है। तो फरहान अख्तर की कंपनी ने इस भाई के साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम है ग्राउंड जीरो। एक्चुअली ये अमेज़न के लिए बनाई गई थी, डायरेक्ट ओटीटी के लिए, लेकिन अमेज़न वालों ने जब ये फिल्म देखी तो उनको गश आ गया। उनकी समझ में नहीं आया कि उन्होंने देखा क्या है। उन्होंने कहा कि भाई हम इस फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं है, हम इस फिल्म को तभी लेंगे जब आप इसको थिएटर में रिलीज करोगे। थिएटर में ये अच्छा बिजनेस करेगी तो हम ले लेंगे, नहीं करेगी तो नहीं लेंगे, फिर हम बताएंगे हमें कितने पैसे देने हैं। तो अब इमरान छपरी की ये फिल्म 25 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हो रही है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इमरान का ऑफिस बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, नाई धोबी, कसाई, हलवाई भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए, इमरान का पड़ोसी भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा, बाकी की तो बात ही छोड़ दो। बॉलीवुड में ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कह चुके हैं कि गोविंदा एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। गोविंदा ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनको देखकर इंसान डर जाता है। जब गोविंदा गणेश आचार्य की एक फिल्म कर रहा था तो एक दिन उसने गणेश को सेट पर जाके कहा कि आज पूरा दिन मैं एक मुर्गी के साथ शूटिंग करूंगा क्योंकि मेरे गुरुजी ने ऐसा कहा है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। पता नहीं उस भाई ने कितनी अंगूठियां पहनी हुई है, कितने धागे हाथ पे बांधे हुए हैं, कितनी मालाएं पहनी हुई है। मतलब यह आदमी मेंटली पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुका है। कुछ सालों पहले इसकी एक फिल्म आई थी लाइफ पार्टनर और उसी फिल्म पर जो एक आदमी काम कर रहा था उसने बताया है कि उस वक्त इसने क्या क्या किया था और जो इसने किया था उसको देखकर पूरे सेट पर जितने लोग थे सब डर गए थे। गोविंदा ने एक दिन अपने भाई कीर्ति को कहा कि तू सेट पर आ जा और अम्मी को साथ में लेकर आ जा, जबकि अम्मी कई साल पहले ही मर चुकी है। तो कीर्ति आया और कीर्ति ने ठीक उसी तरह दरवाजा खोला जैसे कि उसमें से गोविंदा की मां उतर रही हो। फिर कीर्ति ने उसका हाथ पकड़ा, जबकि मां तो थी नहीं, कोई नहीं था, और फिर जाकर गोविंदा के सामने एक कुर्सी पर उसको बैठा दिया। मतलब कीर्ति ने ठीक वैसे ही बिहेव किया जैसे कि उनकी मां वहां बैठी हो। और फिर गोविंदा ने कहा कि अब तू घर जा। कीर्ति वहां से चला गया और गोविंदा उस कुर्सी की तरफ देखकर 2 घंटे तक बातें करता रहा अपनी मां से। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके सामने उस कुर्सी पर मां बैठी हुई है और ये देखकर यूनिट के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गोविंदा क्या कर देगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि बॉलीवुड वालों ने गोविंदा का कैरियर खत्म किया है, बिल्कुल नहीं। गोविंदा ने अपना कैरियर खुद खत्म किया है क्योंकि वो आदमी मेंटली स्टेबल नहीं है, वो आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। वो शूटिंग पर ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि जितने भी लोग शूटिंग पर होते हैं वो देखकर डर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे आदमी के साथ कोई काम क्यों करेगा। कुछ सालों पहले अजय देवगन की एक फिल्म आई थी रेड और उस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। उस वक्त में वो फिल्म हिट रही थी और अब जल्दी ही फिल्म रेड 2 भी रिलीज होने वाली है। उसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है, लेकिन इस ट्रेलर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी कहानी वही है जो रेड की कहानी थी। बस डिफरेंस इतना है कि इस फिल्म में विलन बना है रितेश देशमुख, यानी कि रितेश एक राजनेता है, अजय एक ऑफिसर है और अजय रितेश के घर पर छापा मारता है। इस छापे के बाद इन दोनों में दुश्मनी हो जाती है और चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। इस फिल्म की हीरोइन है वानी कपूर, जो लड़की कम लड़का ज्यादा दिखती है। तो जब भी वानी स्क्रीन पर आती है ट्रेलर देखते हुए भी दिमाग खराब हो जाता है, फिल्म देखते हुए तो क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब इस लड़की की पहली फिल्म आई थी तो ये बहुत ही सुंदर थी। फिर आदित्य चोपड़ा ने इससे कहा कि ऐसी ऐसी सर्जरी करानी है तुझे। इस लड़की ने उसके कहने से सर्जरी कराई और अब इस लड़की का फेस ऐसा हो गया है कि इसके फेस पर देखा नहीं जाता। इसके फेस को देखते हुए पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ऐसा भूचाल आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्या देख रहा हूं। ट्रेलर में रितेश के जो भी सीन है उसमें उसने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। उससे पता चलता
चलता है कि फिल्म में रितेश की बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग होने वाली है। अजय ने वैसी एक्टिंग की है जैसी वो किया करता है। पिछले 30-35 साल से अजय को देखते आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो इतनी एक्टिंग कर चुका है, उसकी इतनी एक्टिंग हम देख चुके हैं कि कुछ नया करने के लिए बाकी नहीं रहा और कुछ नया दिख नहीं सकता। लेकिन ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी भी वैसी ही है जैसी कि रेड 1 की थी। रेड 1 में भी यही कहानी थी कि अजय किसी के घर पर छापा मारता है, उस राजनेता से दुश्मनी हो जाती है। यहां भी वही कहानी है। तो इस कहानी में कुछ नयापन नहीं है। जब फिल्म में नयापन नहीं है तो फिर पब्लिक फिल्म को देखने कैसे जाएगी? लेकिन मैं गारंटी से अभी कुछ नहीं कह सकता। जाहिर सी बात है जब फिल्म रिलीज होगी तब पता चलेगा कि वाकई ही लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। भाई साहब बुढ़ऊ की दोस्त लुलिया ने एक बहुत ही कमाल का बयान दिया है। ये लुलिया मैडम रशिया की है और सिंगर है, और भाई साहब इसने सिकंदर में एक गाना भी गाया है। बताओ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चलिए गाना गाने तक तो ठीक है। अब लुलिया ने मीडिया को बताया है कि फिल्म भगंदर क्यों फ्लॉप हो गई है, क्या वजह है कि फिल्म भगंदर ने अच्छा बिजनेस नहीं किया, बताइए जी। अब लुलिया भी बॉलीवुड वालों को यह बताएगी कि कौन सी फिल्म चल सकती है, कौन सी फिल्म नहीं चल सकती, कौन सी फिल्म क्यों हिट हुई है और क्यों फ्लॉप हो गई है। ऊपर वाले, ये सब नहीं देखा जाता। इस गोले पे अपने को रहना ही नहीं है जहां लुलिया भी बताएगी कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बुरी है। एक ही जीवन में क्या क्या दिखाएगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। उठा ले, नहीं रहना इस गोले पे, बात ही खत्म। लुलिया ही रहे, इसी को पता है सब कुछ। अरे मैडम कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। आपको भी पता है कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बुरी है। ना करो, ऐसा जुल्म ना करो मैडम जी। थर्सडे को सनी देओल की फिल्म जाट रिलीज हो रही है, लेकिन इससे पहले सनी देओल ने एक और फिल्म की शूटिंग की थी जिसका नाम है 1947 लाहौर, जिसके प्रोड्यूसर है आमिर खान और डायरेक्टर है राजकुमार संतोषी साहब। सन्नी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए मीडिया के सामने आ रहा है, तो मीडिया ने जब सन्नी से पूछा कि भाई आपने इस फिल्म से पहले उस फिल्म की शूटिंग की थी तो वो रिलीज क्यों नहीं हुई, तो सन्नी देओल ने कहा कि भाई मैं तो उस फिल्म की शूटिंग खत्म कर चुका हूं। प्रॉब्लम यह है कि उसका जो निर्माता है वो आमिर खान है और वो बहुत ही अड़ियल आदमी है। उस आमिर खान ने हमें परेशान किया हुआ है। उस आमिर खान को एक एक सीन देखना है, वो हमें बता रहा है कि ये सीन अच्छा है, ये सीन अच्छा नहीं है, इस सीन को फिल्म में रख लो और इस सीन को दोबारा शूट कर लो। तो जब आमिर खान के कहने से सब कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है फिर फिल्म इतनी जल्दी रिलीज नहीं होने वाली। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आमिर खान मेरी फिल्म को ले डूबेगा, मेरी फिल्म को सुपर फ्लॉप करा देगा। और जो सन्नी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आमिर खान को कैसे पता कि भाई कौन सा सीन अच्छा है और कौन सा सीन अच्छा नहीं है, कौन सी फिल्म चलेगी और कौन सी फिल्म नहीं चलेगी। वो आमिर खान जिसके हिसाब से लाल सिंह चड्ढा बहुत ही कमाल की फिल्म है, वो आमिर खान जिसके हिसाब से उसके बेटे की फिल्म चुतियापा बहुत ही कमाल की फिल्म है, वो आमिर खान जिसके हिसाब से ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बहुत ही कमाल की फिल्म है। एक्चुअली हुआ ये कि टिंगू भाई ने ज्यादा फिल्में की राजू हिरानी के साथ, वो सभी फिल्में हिट रही क्योंकि राजू हिरानी बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है। और पब्लिक ने ऐसा मान लिया, बॉलीवुड वालों ने ऐसा मान लिया कि ये फिल्में तो आमिर की वजह से हिट हुई है। आमिर को बहुत पता है फिल्मों के बारे में। हकीकत ये है कि इस टिंगू भाई को कुछ नहीं पता, क्योंकि जिस आदमी को फिल्मों के बारे में पता है वो 3-4 फिल्में एक के बाद दूसरी वाहियात फिल्म नहीं बना सकता, सुपर डुपर डिजास्टर फिल्म नहीं बना सकता। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि टिंगू भाई के हिसाब से उसकी फिल्म लापता लेडीज भी एक मास्टरपीस फिल्म है। उसने उसको ऑस्कर के लिए भेजा था, ऑस्कर वालों ने लात मारकर बाहर निकाल दिया था कि जा दोबारा इधर आना नहीं। लेकिन ये टिंगू भाई अपने आप को फिर भी जीनियस मानता है। तो अगर सन्नी ये कह रहा है कि इसकी वजह से 1947 लाहौर फ्लॉप हो सकती है तो मैं सन्नी की बात से इत्तेफाक रखता हूं। किसी जमाने में एक टीवी एक्टर हुआ करता था करण पटेल, अपने आप को शाहरुख खान से कम नहीं समझता था, हर आदमी को अकड़ दिखाता था, हर आदमी को एटीट्यूड दिखाता था। जाहिर सी बात है लोगों ने इसको काम देना बंद कर दिया। अब इसने एक इंटरव्यू दिया है और कहा है कि पिछले 6 साल से मैं घर पर बैठा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम नहीं देता। अरे तेरे को कोई काम क्यों देगा भाई? अगर तू एटीट्यूड दिखाएगा तो कोई तुझे काम क्यों देगा? तू शाहरुख खान थोड़ा ही है, तू ऋतिक रोशन थोड़ा ही है, तू रणबीर कपूर थोड़ा ही है। अबे भाई तू सी ग्रेड टीवी एक्टर करण पटेल है, तो औकात में रह के लोगों से बात कर, लोग तुझे काम जरूर देंगे। आप सभी जानते हैं कि गोविंदा की पत्नी सुनीता को फेमस होने का बहुत शौक है।
वो ऐसा मानती है कि उसको लोगों को फिल्म में लेना चाहिए, जो डायरेक्टर है उनको उसको अच्छे अच्छे रोल देने चाहिए, उसको एक्ट्रेस बनाना चाहिए। और इसी फेमस होने की लालसा में उसने पिछले कुछ दिनों में ऐसे ऐसे इंटरव्यू दिए हैं जिसमें कुछ भी बकवास की है। एक इंटरव्यू में कहा कि गोविंदा अलग रहता है, मैं और मेरे बच्चे हम अलग रहते हैं, हम उसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि उसकी थिंकिंग बहुत पुरानी है, वो कुछ भी बकवास करता है, वो बकवास हम नहीं सुन सकते। एक इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि मैं और मेरी बेटी चड्ढी में घूमते हैं घर में, तो गोविंदा हमको ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए हम साथ नहीं रहते। एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे घर में तो इतनी अल्कोहल की बोतल्स हैं कि हम रोजाना शाम को पार्टी करते हैं, मेरे दोनों बच्चे और मैं रोजाना पीते हैं, ऐश करते हैं, इसलिए गोविंदा हमारे साथ नहीं रहता। अब जब सुनीता ने ऐसी ऐसी बातें की थी तो जाहिर सी बात है मीडिया में ये बात फैली, लोगों के कानों में ये बात गई, लोगों ने इन बातों को सुनकर रिएक्ट करना शुरू किया। तो अब सुनीता ने कहा है कि लोग ऐसे ही हमारे बारे में बकवास करते हैं और जो ऐसी बकवास करते हैं हम तो उनको कुत्ता मानते हैं, कुत्ते की तरह भौंकने दो। अरे मैडम, पहले तो कुतिया की तरह आप भौंकी और लोगों ने आपका इंटरव्यू इसीलिए किया क्योंकि उनको पता था कि आप आएंगी और कुतिया की तरह भौंकेंगी फेमस होने के लिए। तो जब आप कुतिया की तरह भौंकी थी तो जाहिर सी बात है लोगों ने जब आपकी बात सुनी तो वो रिएक्ट करेंगे। तो अब जब लोग उन्हीं बातों पर रिएक्ट कर रहे हैं जो बातें आपने कही है, तो वो रिएक्ट करने वाले कुत्ते कैसे हुए? और इससे ये पता चलता है कि आप कितनी बड़ी अनपढ़ हो, इससे ये पता चलता है कि आप किस फैमिली से आती हो। एक्चुअली आप सब लोग रहते थे झुग्गी झोपड़ी में, गोविंदा भी, आप भी, तो आपको उतनी ही तमीज है और उतनी ही आपकी नॉलेज है। आप सभी जानते हैं कि 2 दिन पहले मनोज कुमार साहब का देहांत हो गया। मनोज जी के साथ एक हीरोइन ने काम किया था जिसका नाम है मौसमी चटर्जी। मौसमी जी अपने वक्त की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। एक वक्त वो भी था जब लोग उनकी वजह से फिल्में देखने जाया करते थे। मनोज जी के मरने के बाद मौसमी ने कहा है कि मनोज जी अच्छे आदमी नहीं थे, मनोज जी बहुत ही खराब इंसान थे। अब अगर वो मर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको अच्छा कहूंगी, वो जैसे थे मैं तो वैसा ही कहूंगी। मौसमी जी का कहना यह है कि जब मैंने मनोज जी की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में काम किया तो उस वक्त मनोज जी ने मुझे चीट किया। हाय हाय ये मजबूरी, ये गाना मेरे ऊपर होने वाला था, लेकिन मनोज जी ने मेरे ऊपर ये गाना शूट नहीं किया, जीनत अमान के ऊपर शूट कर दिया, मुझे धोखा दिया। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि मौसमी जी ने क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि ये बहुत पुरानी बात थी, जो होना था वो हो गया था। तो मेरे ख्याल में अब मौसमी जी को ये सब कहने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल में अगर मौसमी जी मनोज जी के बारे में बुरा ना कहती तो अच्छा होता। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मनोज जी के साथ जया बच्चन जी ने भी एक फिल्म की थी जिसका नाम था शोर, और उस फिल्म की शूटिंग के दौरान जया जी भी बहुत नाराज थी मनोज जी से। जया जी ने मनोज को गुंडा कहा था और ये बात बहुत जोर शोर से बॉलीवुड में फैली थी। फिल्म डंकी के रिलीज होने के बाद पब्लिक वेट कर रही है कि शाहरुख खान की अगली फिल्म कौन सी होगी। शाहरुख खान एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है किंग, जिसमें उनके साथ उनकी बेटी भी काम करेगी, अभिषेक बच्चन भी काम करेगा। और अब इस फिल्म के लिए साइन किया गया है सोनम बाजवा को, जो पंजाबी फिल्मों की हीरोइन है। पहले इस फिल्म का डायरेक्टर था सुजोय, उसको हटाया गया, सिद्धार्थ आनंद आया और अब सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म पर काम कर रहा है और उम्मीद की जा रही थी कि अप्रैल में इस फिल्म की शूटिंग चालू होगी, लेकिन फिर से शूटिंग डिले हो गई है। अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगस्त में चालू होगी और उसकी वजह बताई जा रही है कि सिद्धार्थ ने जो स्क्रीन प्ले तैयार किया है उससे एसआरके ज्यादा खुश नहीं है। एसआरके ने कुछ चीजों को चेंज करने के लिए बोला है। मैं आपको ये बता दूं कि सिद्धार्थ आनंद को कहानी लिखना बिल्कुल नहीं आता, स्क्रीन प्ले लिखना बिल्कुल नहीं आता। ये आदमी कॉपी मास्टर है, इसको सिर्फ एक ही काम आता है कि दुनिया भर की ये फिल्में देखता है, एक सीन इस फिल्म से, एक सीन इस फिल्म से, एक सीन इस फिल्म से लेकर ये अपनी फिल्म बनाता है। जितनी भी फिल्में इसकी आज तक आई है वो सभी फिल्में इसने ऐसे ही बनाई है। तो किंग जब ये बनाएगा जाहिर सी बात है वैसी ही बनाएगा। ओरिजिनल स्टोरी पर तो ये फिल्म बना नहीं सकता, ना इसको ओरिजिनल कहानी कहना आता है। जब अजय देवगन ने अपनी फिल्म रेड 2 का ट्रेलर लॉन्च किया तो वहां मीडिया ने उनसे पूछा कि आगे कैसी फिल्में बनाई जानी चाहिए, आपको क्या लगता है पब्लिक कौन सी फिल्म देखने आएगी। अजय देवगन ने बहुत ही ईमानदारी के साथ कहा कि इस वक्त हमें नहीं पता कि पब्लिक किस तरह की फिल्में देखना चाहती है, किस तरह की नहीं देखना चाहती, किस फिल्म के लिए पब्लिक थिएटर में आएगी, किसके लिए नहीं आएगी। तो इस वक्त हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि यार ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, ये भी बना लेते हैं, देखते हैं कि पब्लिक किस फिल्म को देखने आएगी। Not very sure what the audience would come in for and what not. We think we have an idea. अजय भाई आप 100% झूठ बोल रहे हैं। पिछले 25 साल से बॉलीवुड यही कर रहा है जो अब आप कह रहे हो। पिछले 25 साल में बॉलीवुड का रिकॉर्ड यही रहा है कि 100 में से 5 फिल्में हिट हुई है, 95% फिल्में फ्लॉप हुई हैं। और अगर 100 में से सिर्फ 5 फिल्में ही हिट होती है तो इसका मतलब यह है कि आप सभी लोग तुक्का मार रहे हो,
आप लोगों को नहीं पता कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। जाहिर सी बात है, जब 100 फिल्में बनेंगी तो उनमें से 5 तो चल ही जाएंगी। तो एक्चुअली आप पहले भी तुक्का मारते थे, अभी भी तुक्का मार रहे हो और आगे भी आप तुक्का ही मारोगे। आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि पब्लिक को कौन सी फिल्म देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है। आप में से बहुत सारे लोग एक्टरों के बहुत बड़े बड़े फैंस हैं। आप ये समझते हैं कि ये एक्टर अपने फैंस की बहुत इज्जत करते हैं, अपने फैंस को बहुत भाव देते हैं। तो क्योंकि आप इनके फैंस हैं तो ये आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर कभी कहीं मिल गए तो ये आपको गले से लगा लेंगे। लेकिन ऐसा आपके सपने में हो सकता है, रियलिटी से इसका कतई कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली ऋतिक आज की तारीख में अमेरिका में है, मीट एंड ग्रीट कर रहा है। तो अमेरिका के एक शहर में ऋतिक का मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम था। वहां कोई एक आदमी ऋतिक का बहुत बड़ा फैन है, उसने बेचारे ने वीआईपी सीट ली 1,20,000 रुपए में, यह सोचकर कि अगर मैं वीआईपी सीट पर बैठूंगा तो जब ऋतिक आएगा उसके साथ मैं फोटो निकाल लूंगा। अब जब ऋतिक वहां आया तो इसने कहा कि सर मुझे आपके साथ एक फोटो निकालना है, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं। ऋतिक ने कहा कि भाई तू अगर मेरा बहुत बड़ा फैन है तो ये तेरी प्रॉब्लम है, मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं तो आपको अपने साथ फोटो नहीं निकालने दूंगा। आपने अगर 1,20,000 रुपए का टिकट खरीदा है तो आप बैठिए और मुझे दूर से देखिए, फोटो नहीं निकाल सकते आप मेरे साथ। ये बात सुनकर वो आदमी बेचारा बहुत ही नाराज हो गया, बहुत ही मायूस हो गया और उसने वहां हंगामा शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है वहां और भी बहुत सारे लोग थे तो बड़ी मुश्किल से उसको रोका गया, नहीं तो वहां बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता था। लेकिन ये घटना इस बात का सबूत है जो मैंने आपसे कहा है कि अगर आप एक्टरों के फैन हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो एक्टर आपको बहुत ही भाव देंगे, बहुत ही इज्जत करते हैं आपकी, तो आपको बिल्कुल बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो जो एक्टर हैं वो आप लोगों को चूतिया समझते हैं, वो जो एक्टर हैं वो आप लोगों को गए गुजरे समझते हैं, वो जो एक्टर हैं वो आप लोगों को लुक्खा समझते हैं। वो एक्टर ऐसा मानते हैं कि आप जिंदगी में इतने नाकारे हो, इतने गए गुजरे हो कि आप किसी और के फैन हो सकते हो। तो ये उन लुक्खे बेरोजगार लोगों के लिए एक सबक है जो किसी एक्टर को सपोर्ट करने के लिए किसी को भी गालियां देने लगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक्टर आपको बहुत प्यार करते हैं, ये आपकी गलतफहमी है। बॉलीवुड में 2 महाफ्लॉप एक्टर है, एक का नाम है घसीटाराम उर्फ राजकुमार राव और दूसरा है बटला वरुण धवन, जिसकी हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, 40 किलो वजन है, लेकिन ये अपने आप को शाहरुख खान से कम नहीं समझता। बॉलीवुड में एक निर्माता भी है जिसका नाम है दिनेश विजन। इस आदमी ने बॉलीवुड में एक नई प्रथा चालू की है कि अगर इसकी फिल्म 5 करोड़ का बिजनेस करती है तो ये बताता है 10 करोड़, अगर 10 करती है तो ये बताता है 20 करोड़। इससे पहले जब कोई निर्माता कलेक्शंस दिया करता था तो वो 100 बार सोचा करता था कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ बढ़ा सकता है या नहीं, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं रहा। इस भाई ने ऐसी प्रथा चालू कर दी कि कोई भी निर्माता अपनी फिल्म का कोई भी बिजनेस दे सकता है बिना सोचे समझे। तो दिनेश विजन ने एक पार्टी दी, वहां सभी बॉलीवुड वालों को बुलाया और उस पार्टी में बटला और घसीटाराम भी आए और इन्होंने दिनेश की तारीफ करते हुए कहा कि दिनेश वो प्रोड्यूसर है जिसने बॉलीवुड का रंग रूप चेंज कर दिया है, बॉलीवुड का फेस चेंज कर दिया है। अब इनका कहना क्या था वो तो मेरी समझ में नहीं आया। बॉलीवुड पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और 100 साल के बाद भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बॉलीवुड में इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर आकर जा चुके हैं जिनकी के बराबर भी दिनेश विजन नहीं है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि बटला और घसीटाराम इतने ज्यादा खुश क्यों थे, इनको ऐसा क्यों लग रहा था कि दिनेश ने बॉलीवुड को चेंज कर दिया है। ये तो अब से 5 साल पहले भी सुपर डुपर फ्लॉप थे, आज भी सुपर डुपर फ्लॉप है और आगे 10 साल के बाद भी ये दोनों सुपर डुपर फ्लॉप ही रहेंगे। इनके पड़ोसी भी इनकी फिल्में नहीं देखते, तो जाहिर सी बात है इनके लिए बॉलीवुड में क्या चेंज हो गया है वो मेरी बात समझ में नहीं आई। बटले भाई वरुण और घसीटाराम राजकुमार, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप 5 साल पहले भी फ्लॉप थे, आज भी फ्लॉप हो, 5 साल के बाद भी फ्लॉप ही रहोगे। आपके लिए बॉलीवुड में ना पहले कुछ चेंज हुआ था, ना आज कुछ चेंज हुआ है, ना आगे कुछ चेंज होगा। आप दोनों को अपने घर बैठना ही होगा, बस थोड़े बहुत दिनों की आपकी ये दुकान चल रही है, चला लो, फिर आराम से घर बैठना और घर पर बैठकर ऐश करना। बात समझ रहे हो ना भाई? दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। भाई साहब लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।